हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे साइको एनालिटिकल अप्रोच में साइकोसेक्सुअल स्टेजेस एंड असेसमेंट इन फ्रॉइड्स थ्योरी। तो ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट 3 है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आपने इससे पहले वाले पार्ट्स देख लिए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, जितने भी हमारे बाकी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते क्या हैं। सो फ्रॉइड स्टेटेड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड स्टेजेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो फ्रॉइड ने क्या बोला कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी डेवलप होती है वो बचपन के ईयर्स में डेवलप होती है। ये डेवलपमेंट कुछ बायोलॉजिकली फिक्स स्टेजेस के थ्रू होती है। इसका मतलब है कि हर इंसान को इन स्टेजेस से नेचुरली क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है। सो ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इरोजेनस जोन विच इज़ प्राइमरी फोकस ऑफ लिबिडनल एनर्जी और साइकिक एनर्जी। तो उन्होंने क्या बताया कि हर एक जो पर्टिकुलर स्टेज होता है उसमें एक इरोजेनस जोन होता है। उसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेज के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा बॉडी का पार्ट होगा जो उस इंडिविजुअल को एक प्लेजर की फीलिंग देगा। ठीक है, जो इस इंडिविजुअल को प्लेजर फील करवाएगा। और यही हमारा जो साइकिक एनर्जी होती है उसका मेन काम यही होता है कि हमें प्लेजर फील करवाना। ठीक है। सो एट एवरी स्टेज द चाइल्ड फेसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स एंड सोसाइटल और पेरेंटल डिमांड्स। यानी कि हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल क्या फेस करता है कि बचपन में एक बच्चा जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, यानी कि उसकी इंस्टिंक्चुअल नीड्स, उसकी जो नेचुरल अर्जेस है, और दूसरी साइड होती है हमारे पास सोसाइटी और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चा जो होता है वो अपनी इच्छा और अपनी जो पेरेंट्स और सोसाइटी की डिमांड्स है उसके बीच में स्ट्रगल करता है। सो द मैनर इन विच दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो किस तरह से सॉल्व होगी वही डिटरमाइन करता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्दी तरीके से सॉल्व होती है तो उसकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और मान लो अगर ये गलत तरीके से सॉल्व होती है तो पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। So if the conflict remains unresolved, fixation may occur leading to enduring personality traits in adulthood। कि मान लो अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट वही रहती है, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, फिक्सेशन हो सकती है। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक जो स्टेज होता है उस पर वो बच्चा या फिर जो इंडिविजुअल है वो उसी स्टेज पे अटक जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये उसकी बाकी की जो आगे की पर्सनैलिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब हमारे पास 5 स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला हमारे पास होता है ओरल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एनल। तीसरा स्टेज होता है हमारे पास फेलिक। चौथा होता है हमारे पास लेटेंसी। और जो हमारे पास 5th स्टेज है वो है जेनाइटल। तो ये हमारे पास 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3rd, 4th और 5th। तो हम पहला स्टेज करते हैं, ओरल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, ओरल। तो ओरल का मतलब होता है हमारे माउथ से रिलेटेड। तो इसका एज क्या होती है, बर्थ टू 1 ईयर, यानी कि ये हमारा पहला स्टेज है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तभी ये स्टार्ट होता है। सो इट्स एज इज बर्थ टू 1 ईयर। और इसमें जो हमारा इरोजेनस जोन होता है, यानी कि जो प्लेजर देने वाला ऑर्गन होता है वो होता है हमारा माउथ। ठीक है, हमने देखा होगा कि एक बच्चा जब भी प्लेजर लेने की ट्राई करता है, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसका मेन काम क्या होता है, उसको बस उसकी जो नीड है खाने की वो पूरी हो, बाकी उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सो इन्फेंट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन सकिंग एंड फीडिंग। कि उसका मेन सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, सकिंग पे और फीडिंग पे। हमने छोटे बच्चे को देखा होगा, उसका मेन काम क्या है कि दूध पीना। ठीक है, यही काम होता है। तो वो क्या है, फीडिंग उसका मेन काम है, उसी के ऊपर उसका पूरा सर्वाइवल डिपेंड करता है। सो माउथ बिकेम द फर्स्ट साइट ऑफ प्लेजर। तो हमारा जो माउथ है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ प्लेजर। ये पहला ऐसी जगह बन जाती है जहाँ से एक बच्चे को प्लेजर मिलेगा और उसकी जो टेंशन है वो रिड्यूस होगी। तो इसमें हमारा लिबिडो एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, सकिंग, ठीक है, ब्रेस्ट, बॉटल, थम, कोई भी चीज़, स्वेलोइंग और बाइटिंग। बाइटिंग हमारा बाद में होता है कि जैसे एक बच्चे के टीथ, दांत आने लगते हैं तो वो बाइटिंग का फेज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो फ्रॉइड ने इस स्टेज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास ओरल इनकॉर्पोरेटिव फेज और दूसरा है हमारे पास ओरल अग्रेसिव फेज। सो ओरल इनकॉर्पोरेटिव फेज में क्या होता है कि पैसिव इनटेक ऑफ नरिशमेंट। ये हमारा 6 to 8 मंथ तक चलता है और इसमें पैसिव इनटेक ऑफ नरिशमेंट होता है, यानी कि बच्चा खुद कुछ नहीं करता, नॉर्मली जो उसको खाना मिलता है वो खाना ले लेता है और उसको प्लेजर उसी चीज़ से मिलता है। ठीक है, प्लेजर थ्रू रिसीविंग। और इसमें साइकोलॉजिकल थीम क्या है, डिपेंडेंसी एंड ट्रस्ट। अब ये समझो कि एक बच्चे को अच्छे से खाना मिल रहा है तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, उसको ये लगेगा कि ये दुनिया एक अच्छी जगह है। ठीक है। और दूसरी हमारे पास ओरल एग्रेसिव फेज है। इसमें इट एमर्जेस विद टीथिंग, यानी कि जब बच्चे के दांत आने स्टार्ट होते हैं तो इसमें बाइटिंग
एग्रेशन की, जो बच्चा काटने लगता है तो वो उसका एग्रेशन शो करता है। और इसी स्टेज में एक बच्चे को अपनी जो मदर होती है, अपनी जो मम्मी होती है, उसके लिए प्यार और हेटरेट दोनों एक साथ आती है, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्बिवेलेंस, यानी कि लव प्लस एग्रेशन टुवर्ड्स मदर, की उसी को लगता है, बच्चे को लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मेरी मदर रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको वो प्राइमरी जो उसकी फीडिंग है उससे उसको प्लेजर मिलता है, इसलिए उसको अपनी मदर के लिए लव होता है। बट जो उसका पेन होता है, हमने देखा होगा बच्चे के जब दांत आते हैं तो एक बच्चा चिड़चिड़ा होता है, रोने लगता है, तो वो दांत थोड़ी पेनफुल प्रोसीजर होती है वो, ठीक है। तो इसके लिए एक बच्चे को क्या लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरी मदर है, तो वो एक कंबाइंड फीलिंग्स होती है अपनी मदर के लिए, ठीक है। और अगर मान लो फिक्सेशन हो जाती है किसी स्टेज पे, तो अगर ओरल इनकॉर्पोरेटिव स्टेज पे फिक्सेशन होती है, ओरल इनकॉर्पोरेटिव फेज कौन सा है हमारा, ये वाला, जिसमें एक बच्चा पैसिव इनटेक ऑफ नरिशमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा ओरल एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे कि ये समझो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसिंग, इन सारी चीज़ों में बड़े होकर एंगेज हो सकता है, ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है कि एक स्टेज पे अटक जाना, ठीक है। उसकी एज तो पास करती रहती है बट वो स्टिल उसी स्टेज पे अटकता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी। और अगर मान लो एक इंडिविजुअल, एक बच्चा ओरल एग्रेसिव लेवल पे फिक्स हो जाता है, यानी कि इसी स्टेज पे फिक्स हो जाता है, तो क्या होगा, ही इज़ मोर प्रोन टू एक्सेसिव पेसिमिज्म, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिवनेस। तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर आएगी। एक बच्चे को लगेगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो सारा मतलब नेगेटिव चीज़ें को परसीव ज़्यादा करेगा, वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, दूसरों के लिए उसके मन में ऐसे ईर्ष्या, जेलसी जैसी भावना होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ये हमारा फिक्सेशन का रीज़न होता है। तो हमने इसमें क्या किया कि एक बच्चा का जो मेन प्लेजर सीकिंग ऑर्गन होता है वो माउथ होता है, तो इसमें वो बच्चा फीडिंग से प्लेजर गेन करने की ट्राई करता है। और हमारे पास दो तरह के स्टेजेस होते हैं, ओरल इनकॉर्पोरेटिव फेज और ओरल एग्रेसिव फेज। इसमें एक बच्चे के दांत आने लगते हैं ओरल एग्रेसिव में, और इसमें पैसिव इनटेक ऑफ नरिशमेंट होता है। फिक्स हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसिंग, और ओरल एग्रेसिव लेवल पे फिक्स होने से पेसिमिज्म, हॉस्टिलिटी और एग्रेसिवनेस। अब हमारा दूसरा स्टेज है एनल स्टेज। तो इसमें एज जो होती है वो होती है 1 to 2 ईयर्स, ठीक है, 1 to 2 ईयर। और इसमें जो प्राइमरी इरोजेनस जोन होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा एनस होता है, ठीक। सो एनस हमारा वो एरिया होता है जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट निकलता है, तो वो हमारा इस स्टेज के अंदर प्राइमरी इरोजेनस जोन होता है, जहाँ से एक इंडिविजुअल प्लेजर लेने की ट्राई करता है। सो बायोलॉजिकल बेसिस इंक्लूड कंट्रोल ओवर बॉवल मूवमेंट्स बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन। तो इसमें क्या बता रखा है कि इस स्टेज पे हमने देखा है छोटे बच्चे क्या होते हैं, कहीं भी सूसू पॉटी कर देते हैं तो उनको वो चीज़ ध्यान नहीं होती, बट धीरे धीरे उनके अंदर क्या डेवलप होता है, उनके अंदर न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन। इसका मतलब ये है कि उनके ब्रेन और मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है और वो अपने बॉवल्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है, कि उनको ये समझ आ जाता है कि कहाँ पे उसको कब सूसू पोटी करना है, ठीक है। सो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होती है वो आती है टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर। टॉयलेट ट्रेनिंग एक बच्चे को प्रोवाइड की जाती है कि आपको कंट्रोल करना सीखना है। तो मेनली बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चे को अपने जो प्लेजर्स हैं उनको डिले करना सिखाया जाता है। डिफिकेशन प्रोड्यूसेस इरोटिक प्लेजर फॉर द चाइल्ड, बट विद द ऑनसेट ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग द चाइल्ड मस्ट लर्न टू पोस्टपोन और डिले दिस प्लेजर। कि हमें पता है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसको प्लेजर मिलता है डिफिकेशन करने से, कहीं मतलब सूसू पॉटी करने से उसको प्लेजर मिलता है। बट जब उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसको उस चीज़ को पोस्टपोन करना सीखना होता है। तो यही एक स्ट्रगल का स्टेज आता है जहाँ पे बच्चे को क्या करना होता है, बच्चे को सूसू पोटी करनी होती है, बट पेरेंट्स की क्या डिमांड होती है, क्लीनिनेस और कंट्रोल की। कि बच्चे चाहते हैं कि मैं कहीं पे भी कर दूँ, ठीक है, एलिमिनेशन में उनको मज़ा आता है। बट जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो उसको कंट्रोल करना सीखे, उनके अंदर क्लीनिनेस का ट्रेट आए। तो बेसिकली ये हमारा एक स्ट्रगल का फेज होता है। सो इसमें हमारे पास दो तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, दो तरह की हमारे पास फिक्सेशन हो सकती है। पहली होती है हमारे पास एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, दूसरी होती है हमारे पास एनल एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी। एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी में क्या होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जब एक जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट तरीके से जब उसकी ट्रेनिंग होती है, तब एक बच्चे के अंदर किस तरह के ट्रेड्स आते हैं वो बता रखा है कि उसमें आता है ऑर्डरलीनेस, पार्सिमनी, ऑब्स्टिनेसी, परफेक्शनिज्म, एक्सेसिव सेल्फ कंट्रोल। तो ऑर्डरलीनेस यानी कि वो सारी चीज़ को ऐसे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है चीज़ों के बारे में। पार्सिमनी यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूस होना।
ऑब्स्टिनेंसी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, परफेक्शनिज्म की हर एक चीज़ परफेक्ट काम करने के लिए उसका मन करता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई छोटी मोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है। तो ये हमारा एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं जब एक इंडिविजुअल इस चीज़ पे फिक्स हो जाता है। और ये कब होता है? जब जो पेरेंट्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसके ऊपर कंट्रोल थोपने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारे पास एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी, ये तब अराइज होता है जब बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लूज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब केयरलेस ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करते हैं तब एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। तो इसमें हमारे जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं मैसीनेस, की एक इंडिविजुअल बहुत गंदा रहेगा, बहुत ज़्यादा रेबेलियस होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको एग्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ हमारे इस चीज़ के ट्रेट्स है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे पास दो तरह की फिक्सेशन है, एनल रिटेंटिव एंड एनल एक्सपल्सिव। तो रिटेंटिव में होता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और प्यूनेटिव टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, और एनल एक्सपल्सिव कब होता है? जब बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है फेलिक स्टेज। तो इस फेलिक स्टेज में क्या होता है कि ये हमारा 3 से 5 साल की उम्र तक होता है ये स्टेज। ठीक है, इसमें जो हमारा मेन प्लेजर ऑर्गन होता है वो हमारे जेनाइटल्स होते हैं। ठीक है, Children at the phallic stage display considerable interest in exploring and manipulating the genitals, their own and those of their playmates. इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है अपने जेनाइटल्स के बारे में जानने के लिए, उनको मैनिपुलेट, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो बच्चे होते हैं वो एक सेक्सुअली मैच्योर वे में उनसे डील नहीं करते, बस उनका आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मन करता है कि टू नो अबाउट द जेनाइटल्स। ठीक है, सो इसमें हमारे पास दो तरह के फिनोमिना हैं जो हमें समझना है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें फ्रूड ने प्रोवाइड किया, बट जो हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स टर्म है वो फ्रूड ने प्रोवाइड नहीं की, वो कार्ल यूंग ने प्रोवाइड की थी। ठीक है, सो फेलिक स्टेज में क्या होता है कि जो मेन प्राइमरी ऑर्गन, सेंटर ऑफ प्लेजर ऑर्गन होता है वो हमारा जेनाइटल्स होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टू नो अबाउट द जेनाइटल्स, बट वो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, सेक्सुअली मैच्योर वे में एक्ट नहीं करते। सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स समझते हैं, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के अंदर होता है। सो चाइल्ड डेवलप अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर मदर, की जो बच्चे होते हैं, जो मेल चाइल्ड होता है, जो बॉय होता है, उसको अपनी मदर्स के लिए फीलिंग्स आने लगती है। ठीक है, वो अपने खुद को सेक्सुअली तरीके से अपनी मदर से अटैच समझने लगता है, और अपने जो फादर होता है उसको एज अ राइवल, एज अ कॉम्पिटिशन की तरह देखता है, और उस बच्चे को लगता है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी से डर लगता है। ठीक है, सो कैस्ट्रेशन एंजाइटी क्या होती है कि उसको, बच्चे को लगता है कि जो उसके फादर है वो उसको पनिश करेंगे, उसके जो जेनाइटल्स हैं उनको कट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली कैस्ट्रेशन एंजाइटी होता है। तो बच्चे को क्या एक्सपीरियंस होता है, जो बॉय होता है उसको कैस्ट्रेशन एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है, और अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए वो बच्चा क्या करता है, वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो अपने फादर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, अपने फादर को एज अ रोल मॉडल कंसीडर करना स्टार्ट करता है। सो इंटरनलाइज फादर्स मॉरल स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। तो वो अपने जो फादर के मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मॉरल्स रूल्स होते हैं, उनको इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर डालता है, और इसी स्टेज पे जो सुपर ईगो है उसकी डेवलपमेंट होती है कि बच्चे को लगने लगता है कि हाँ जो मैं ये सोच रहा हूँ ये गलत है। सो आइडेंटिफिकेशन से ये कॉम्प्लेक्स हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन से हमारा ये कॉम्प्लेक्स सॉल्व होता है। सो हमने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा कि जो बॉयज़ होते हैं उनको अपनी मदर के लिए फीलिंग्स आने लगती है, और अपने पापा को वो एज ए कॉम्पिटिशन देखते हैं, उनके अंदर कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है कि उनके जो फादर है वो उनको पनिश करेंगे बाय कटिंग देयर जेनाइटल्स, और जो बच्चे होते हैं वो अपने फिर फादर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी स्टेज में आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वो सॉल्व होता है। और ऑडिपस हमारा एक ग्रीक मैथ कैरेक्टर से आया है, जिसमें एक इंडिविजुअल जिसका नाम ऑडिपस था उसने अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी की थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे फीमेल डेवलपमेंट, जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये टर्म फ्रॉइड ने नहीं दी थी बट कार्ल यूंग ने दी थी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल चाइल्ड होती है उसकी इनिशियल अटैचमेंट तो अपनी मदर के साथ होती है, कि स्टार्टिंग में तो वो अपनी मदर के साथ अटैच होती है, बट बाद में धीरे धीरे उसको उसके अंदर ये वो डिस्कवर करती है कि जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। सो इसी के कारण जो फीमेल्स होती है उनके अंदर पेनिस एनवी की जो एक फीलिंग है वो डेवलप होती है। उसको, बच्चे को ये लगता है कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनके जेनाइटल्स में फ़र्क है, कि जो मेल्स के अंदर है वो फीमेल्स के अंदर नहीं है, तो उसको लगता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कुछ कमी है। तो इसी के कारण जो उसका प्यार है, जो उसकी अफेक्शन है, वो अपने फादर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। बट इसके कारण क्या होगा कि उस बच्चे को एंजाइटी होगी कि उसको जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है उस वो फॉलो नहीं हो रहे, तो जो बच्ची है, जो फीमेल है, वो अपनी मदर के साथ आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, सो ये हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर मान लो फिक्सेशन होती है तो मेल फेलिक पर्सनालिटी और फीमेल फेलिक पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। मेल फेलिक पर्सनालिटी में क्या होती है कि जो एक
इंडिविजुअल होता है वो अपनी मैस्कुलिनिटी असर्ट करता है, अपनी मैस्कुलिनिटी एक्सप्रेस करता है थ्रू एक्टिविटीज सच एज रिपीटेड सेक्शुअल कॉन्क्वेस्ट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की ट्राई करता है। और फीमेल फेलिक पर्सनालिटी में क्या होता है कि एक जो फीमेल होती है वो अपनी फेमिनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करती है, अपने टैलेंट्स को और अपनी जो भी उसकी पर्सनालिटी है, जो भी उसका आउटर अपीयरेंस है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ताकि वो जो दूसरे मैन है उनको कॉन्कर कर सके। ठीक है, सो ये हमारा फेलिक स्टेज में आता है। सो साइकोलॉजिकल आउटकम्स क्या होती है कि जो लास्ट में डेवलप होके आता है वो होता है कि जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, जो बॉयज़ है वो अपने फादर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं और जो फीमेल्स है वो अपनी मदर की तरह आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करती है। मॉरल इंटरनलाइजेशन होता है कि जो मॉरल रूल्स है वो उनके अंदर आ जाते हैं और सुपर ईगो की डेवलपमेंट होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है हमारे पास लेटेंसी स्टेज। तो ये क्या होता है, ये हमारा 6 to प्यूबर्टी तक होता है। ठीक है, प्यूबर्टी आने तक होता है और इसमें जो लिबिडो होता है यानी कि जो सेक्सुअल अर्जेस होती है, एक इंडिविजुअल का सेक्सुअल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था वो खत्म हो जाता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है, वो गायब हो जाता है इस स्टेज में। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्किल्स डेवलप करता है, फ्रेंडशिप डेवलप करता है, हॉबीज़ डेवलप करता है। ठीक है, सेम सेक्स पीयर बॉन्डिंग होता है कि दूसरे सेक्स से उस इंडिविजुअल को कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपने ग्रुप में खेलता है, कूदता है, डेवलप करता है। ठीक है, सोशल स्किल्स डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप करता है, यानी कि जो सेक्सुअल अर्जेस थी वो किस में सब्लिमेट होगी, वो एक इंडिविजुअल की हॉबीज़ में, उसके काम में, स्किल एक्विजिशन में, उसमें सब्लिमेट होगी। ठीक है, सो इसमें जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है वो होगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईगो, रीइंफोर्समेंट ऑफ सुपर ईगो एंड सोशलाइजेशन एंड स्किल एक्विजिशन। तो इसमें हमारा मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास जेनाइटल स्टेज, ये हमारा लास्ट स्टेज है। सो जेनाइटल स्टेज में क्या होता है कि ये हमारा प्यूबर्टी के बाद में होता है कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर सारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद में प्यूबर्टी के बाद में जेनाइटल स्टेज स्टार्ट होता है। सो इसमें मेन जो प्लेजर सीकिंग ऑर्गन होता है वो हमारा जेनाइटल्स होता है। तो हमने फेलिक स्टेज के अंदर भी यही पढ़ा था कि जो हमारा प्लेजर सीकिंग ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा जेनाइटल्स होता है, बट उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि उसके अंदर एक इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर तरीके से एक्ट नहीं करता, बट इस स्टेज में एक इंडिविजुअल अच्छे से एक्ट करता है, एक मैच्योर तरीके से एक्ट करता है। सो इसमें जो सेक्सुअल इम्पल्सेस है जो डॉर्मेंट हुए थे लास्ट स्टेज में, जो हमारा लेटेंसी है, लेटेंट नाम ही किससे है कि लेटेंट यानी कुछ चीज़ गायब हो जानी, डॉर्मेंट हो जानी। ठीक है, तो इसमें वो सेक्सुअल इम्पल्सेस वापस आते हैं और वो दूसरों की तरफ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमने फेलिक स्टेज में देखा था कि वो अपने जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करने की ट्राई करता है, बट इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल इम्पल्सेस है वो दूसरों की तरफ होते हैं। एक इंडिविजुअल की बॉडी एक फिजियोलॉजिकली मैच्योर तरीके से एक्ट करती है कि उसकी बॉडी पूरी अच्छे से डेवलप हो जाती है, और अगर मान लो कोई फिक्सेशन किसी स्टेज में नहीं हुई तो एक इंडिविजुअल अच्छे से नॉर्मल लाइफ जीता है, एक सेक्सुअली मैच्योर तरीके से अपोजिट जेंडर से एक्ट करता है, उनके साथ बिहेव करता है, और एक इंडिविजुअल एक जो जेनाइटल पर्सनैलिटी होती है वो स्टेबल होती है और वो लव और वर्क दोनों के अंदर उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये हमारा जेनाइटल स्टेज ये होता है कि नॉर्मली एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है लास्ट में, और वो दूसरे जेंडर से अच्छे से एक मैच्योर वे में एक्ट करना सीख जाता है। सो ये हमारे 5 स्टेजेस है। पहला हमने क्या पढ़ा, ओरल, एनल, फिर हमने पढ़ा फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल्स। So Freud emphasized the importance of early childhood years in determining the adult personality. So हमने क्या देखा, फ्रूड ने जो इंपॉर्टेंस दी वो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स है उन पे ज़्यादा दी। ठीक है, सो उसके लिए जो पहले 5 साल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर उसके अंदर कोई फिक्सेशन नहीं होती तो एक इंडिविजुअल बहुत हेल्दी पर्सनैलिटी जी सकता है। और एक चीज़ और, जो हमने लेटेंसी पढ़ा, इसके अंदर कोई हमारे पास इरोजनस जोन नहीं होता। ठीक है, और इसमें ना ज़्यादा कोई फिक्सेशन होती क्योंकि ये नॉर्मली एक स्किल एक्विजिशन का हमारा फेज होता है। ठीक है, सो और हिज पर्सनालिटी थ्योरी पेज लेस अटेंशन टू लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, कि जो बाद के जो चाइल्डहुड ईयर्स है और एडोलसेंस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता, जो अर्ली हमारे 5 साल है उसके ऊपर मेन फोकस होता है, वही एक इंडिविजुअल की पूरी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। फिर आता है हमारे पास असेसमेंट इन फ्रूड्स थ्योरी। हमने देखा कि फ्रूड की जो थ्योरी है हमने उसमें पढ़ा कि अनकॉन्शियस जो मोटिव्स होते हैं, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। तो उस अनकॉन्शियस चीज़ों को हम कैसे असेस करेंगे वो हमें समझना है। तो फ्रूड ने हमारे पास 2 ऐसे मेथड प्रोवाइड करे। पहला है हमारे पास फ्री एसोसिएशन और दूसरा हमारे पास है ड्रीम एनालिसिस। तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सो फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच द पेशेंट सेज वट एवर कम्स टू माइंड, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग आउट लाउड। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो उसके मन में जो भी आता है, उसके माइंड में जो भी आता है वो
ओपनली लाउडली बिना कुछ सोचे समझे जितना भी जो भी उसके मन में है वो सारा कुछ बता देता है, ठीक है। सब कुछ वो अपने माइंड से बाहर निकाल देता है, ये भी नहीं सोचता, ना कुछ ऐसा सोचता कि एम्बेरसमेंट होगी मुझे, ना कुछ ऐसा रैशनल कुछ सोचता है। जो भी उसके मन में है वो सारा कुछ बाहर निकाल देना, सिंपली ये हमारा फ्री एसोसिएशन होता है। सो फ्रूड यूज द टेक्निक विद सम सक्सेस एंड कॉल द प्रोसेस कैथारसिस, कि फ्रूड ने एक प्रोसेस बताई जो है कैथारसिस। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो उसके दबे हुए इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है ताकि उसको जो डिस्टर्बिंग सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ी राहत मिले, ठीक है। ये हमारा कैथारसिस होता है। और एक हमारे पास प्रोसेस होती है रेजिस्टेंस, कि जब भी मान लो कोई इंडिविजुअल अपने बारे में बताएगा या फ्री एसोसिएशन करेगा, जो भी ओपनली अपनी सारी बातें डिस्कस करेगा, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब एक इंडिविजुअल को पेन होने लगता है। तो वो पेन क्यों होता है? क्योंकि वो मेमोरीज, वो सारी चीज़ें इतनी डिस्ट्रेसिंग होती है और इतनी पेनफुल होती है कि वो उसको बताने में थोड़ा संकोच करता है। तो वो हमारा स्टेज होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस का स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है, अ ब्लॉकेज और रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज पेनफुल मेमोरीज, कि एक इंडिविजुअल मना कर देता है वो पेनफुल मेमोरीज को डिस्क्लोज करने के लिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का स्टेज होता है। तो ये हमारा फ्री एसोसिएशन में आता है। फिर हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो हमारा ड्रीम एनालिसिस है। सो ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के ड्रीम्स होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है ताकि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता लग सके। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो भी हमारे अनकॉन्शियस के बारे में बताते हैं। और हमारे ड्रीम्स के दो पार्ट होते हैं, पहला मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा लेटेंट कंटेंट। तो मैनिफेस्ट कंटेंट में क्या होता है कि जो एक्चुअली इवेंट्स हमारे साथ ड्रीम में होते हैं वो, और लेटेंट कंटेंट क्या होता है कि जो उनका मीनिंग होता है वो हमारा लेटेंट कंटेंट में आता है। कि जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं ड्रीम में वो नॉर्मली जैसे एक्चुअल इवेंट्स है वो हमारा मैनिफेस्ट कंटेंट होगा, और जो उनका सिम्बॉलिक मीनिंग होता है वो हमारा लेटेंट कंटेंट होगा। सो अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस देखे। हमारा जो पहला स्टेज था वो क्या था, ऑरल। इसमें हमारा जो मेन ऑर्गन होता है जिससे हमें प्लेजर मिलता है एक बच्चे को, वो हम उसका माउथ होता है। और इसमें ये हमारा बर्थ टू 1 ईयर तक होता है, बर्थ टू 1 ईयर। इसमें हमने क्या देखा कि एक बच्चा खाने से, पीने से, उन सब से प्लेजर लेने की ट्राई करता है। और मेनली जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के ऊपर इस चीज़ के लिए डिपेंड होता है। और इसमें हमने दो स्टेजेस की, पहला हमारे पास है ऑरल इनकॉर्पोरेटिव स्टेज, और दूसरा हमारे पास है ऑरल एग्रेसिव स्टेज। इनमें क्या होता है, ऑरल इनकॉर्पोरेटिव स्टेज में तो एक इंडिविजुअल पैसिव इनटेक ऑफ नरिशमेंट होता है कि जो उसको दूध पिला दिया, जो भी उसको खाना दे दिया वो ले लेता है, और इसमें डिपेंडेंसी और ट्रस्ट डेवलप होता है। ऑरल एग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि जब उसके दांत आने लगते हैं, जब उसके टीथ आने लगते हैं, तब वो उसको थोड़ी परेशानी होती है। तो जो परेशानी, बाइटिंग से वो अपना एग्रेशन शो करता है और अपनी मदर और के लिए उसके अंदर लव और हेट्रेड दोनों एक साथ होते हैं। और अगर मान लो फिक्सेशन हो जाती है ऑरल इनकॉर्पोरेटिव स्टेज में, तो एक्सेसिव जो ऑरल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर एक इंडिविजुअल एंगेज होता है। और पर्सन अगर मान लो ऑरल एग्रेसिव पे फिक्स हो जाता है तो पेसिमिज्म, हॉस्टिलिटी, इस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप होती है। दूसरा हमने स्टेज पढ़ा वो था हमारा एनल स्टेज। तो एनल स्टेज में हमारे जो मेन ऑर्गन होता है, प्लेजर सीकिंग ऑर्गन, वो एनस होता है कि एक इंडिविजुअल अपने वोवल्स को कंट्रोल करना सीखता है। मेन इसमें हमारे पास टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग। और इसमें हमने दो तरह की फिक्सेशन पढ़ी थी कि एक बच्चा जो होता है वो एक स्ट्रगल में फंस जाता है कि वो अपने प्लेजर को ले, या फिर जो सोसाइटी की या जो पेरेंट्स की डिमांड है फॉर कंट्रोल एंड क्लीनलीनेस उनको पूरा करे। तो एक हमारे पास एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी होती है, रिटेंटिव, और दूसरी हमारे पास एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो ये दो पर्सनालिटी हमारे पास होती है। रिटेंटिव में तो बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, और हमारी एनल एक्सपल्सिव में बहुत इनकंसिस्टेंट और बहुत लूज ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा जो हमारा स्टेज था वो था फेलिक, जिसमें हमारा जो जेनाइटल्स है उसके ऊपर फोकस होता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उनको एक्सप्लोर करता है, उनको मैनिपुलेट करता है। और इसके अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स पढ़े, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस हमारा बॉयज़ के अंदर होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि जो बच्चा होता है, जो बॉय होता है, उसको अपनी मदर्स के लिए फीलिंग होती है, उसको अपने फादर के साथ एनवी होती है, अपने फादर को एज अ राइवल कंसीडर करता है, कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है। बट इससे एंजाइटी प्रोड्यूस होती है तो वो जो बच्चा होता है वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इस तरह से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हमारा रिजॉल्व होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले वो क्या होता है, वो अपने फादर से
अफेक्शनेट होती है, ठीक है, अफेक्शन शो करती है अपने फादर के टुवर्ड्स, उनको पेनिस एनवी होती है, और फिर बाद में अपने उस एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए वो अपनी मदद से आइडेंटिफाई करती है। फिर हमारे पास जो चौथा स्टेज हमने पढ़ा वो था हमारे पास लेटेंसी। तो लेटेंसी स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी सेक्सुअल इम्पल्सेस है वो सारी क्या होती है, वो सारी गायब हो जाती है, और इसके अंदर एक बच्चा स्किल्स को और अपने स्कूल्स के अंदर इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो सेक्सुअल इम्पल्सेस होती है वो डोरमेंट होती है, इम्पल्सेस डोरमेंट। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है, वो जो लास्ट स्टेज हमने पढ़ा वो है हमारे पास जेनाइटल्स। तो इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, वो जेनाइटल्स के ऊपर ही होता है, और इसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो सेक्सुअली मैच्योर वे में दूसरे अपोजिट जेंडर से एक्ट करता है। फिर हमने फ्रॉइड के 2 असेसमेंट मेथड पढ़े, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। तो इसी के साथ हमारी साइको एनालिटिकल अप्रोच कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।